नमस्कार, गुड मॉर्निंग। न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सोनिका सिंह और वक्त हो गया है तेजस 24 का। तेजस 24 जिसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। तो बिना किसी देरी के तूफानी रफ्तार में शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की डोज तेजस 24। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, रूस ने यूक्रेन पर तेज कर दिए हैं हमले। यूक्रेन पर रूस 3 तरफ से लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन पर रूस ने क्रूज मिसाइलें दागी है। पोलैंड बॉर्डर के पास रूस ने क्रूज मिसाइल दागी। यूक्रेन ने दावा किया है कि लवीव पर रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। इस हमले की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। पहले अटैक के बाद आसमान में धुआं उठता है, इसके बाद दूसरा धमाका होता है, वहीं कुछ ही सेकंड के बाद तीसरा ब्लास्ट होता है। खास बात यह है कि धमाके के बाद आसमान काले धुएं से भर जाता है। दूसरे और तीसरे धमाके के बाद पहले आग का गुबार भी दिखता है। दोनों तरफ खेत है और बीच में सड़क जिस पर चल रही है गाड़ी। ये रूस की इन्फेंट्री व्हीकल है जिसे रशियन बीएमपी भी कहा जाता है, जिसे निशाना बनाया है यूक्रेनी सेना ने, ऐसा दावा किया जा रहा है। जिस रास्ते पर ये रशियन इन्फेंट्री व्हीकल चल रहा है वहाँ यूक्रेनी सेना ने लैंड माइन्स बिछा रखे थे, जिसका शिकार रशियन बीएमपी बनी है। तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं। आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को पहली बार हमला किया था, जिसके बाद से 1 महीना बीत चुका है। यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में रूस अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इसके लिए लगातार अपनी नई फौज और असलहों को इस इलाके में तैनात कर रहा है। रूसी फौज की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें रूसी टैंकों का काफिला दिख रहा है। इन टैंकों पर Z का निशान बना हुआ है। रूस अपने हमलावर गाड़ियों और बख्तरबंद गाड़ियों पर इस तरह के चिन्ह बनाता है जो इनके रूट बताती हैं। बता दें कि डोनेस्क इलाके में रूस की पकड़ काफी मजबूत हो गई है। इसी इलाके में रूस ने सबसे पहले हमले किए थे। इन हमलों के बाद इस इलाके में यूक्रेनी फौज पीछे हट गई थी। मारियुपोल में तबाही मचाने के बाद अब रूसी सेना ने खार्किव पर हमले तेज कर दिए हैं, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। रात भर ऐसे ही रूस ने खार्किव के अलग अलग इलाकों में मिसाइल, टैंक, रॉकेट लॉन्चरों से हमला किया। रूसी बमबारी की ये तस्वीर दहला देने वाली है। देखिए एक के बाद एक रॉकेट लॉन्चर से कैसे रूस रॉकेट दाग रहा है। बता दें कि रात को हुई बमबारी के बाद खार्किव के कई शहर तबाह हो गए हैं। जंग के दौरान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें यूक्रेनी सैनिकों को देखा जा सकता है, जिसमें यूक्रेनी सैनिक रूसी सैनिकों से मोर्चा लेते हुए दिखाए गए हैं। इस दौरान कुछ एक यूक्रेनी सैनिक ऐसे खतरनाक माहौल में हंसते दिखे गए, तो वहीं कुछ को वीडियो बनाते देखा गया। तस्वीरें कीव इलाके की है जहां पर यूक्रेनी सेना के जवान एक मकान पर यूक्रेन का झंडा लगाते हुए भी दिख रहे हैं। और यूक्रेन से इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। रविवार को 1100 लोगों को निकाला गया है। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के जरिए निकाले गए हैं लोग। यूक्रेन के डिप्टी पीएम का अहम बयान, केवल 2 कॉरिडोर से बचाए गए 1100 लोग। खेरसान में रूसी कब्जे के बीच स्थानीयों ने भी मोर्चा खोल दिया है। यूक्रेनी नागरिक खेरसान के अलग अलग इलाकों में रूसी सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच खबर है कि रूसी सेना नागरिकों को खदेड़ने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दाग रही है। वहीं कई दूसरे इलाकों से खबर है कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए रूसी सैनिक गोलियां भी चला रही हैं। आपको बता दें कि रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करने की कोशिश में है, लेकिन अभी तक उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई है। हाथों में बंदूक लेकर गश्त करते ये हैं यूक्रेनी सेना के जवान। तस्वीरें कीव के लुयानिवका गांव की हैं। यहाँ पर आप रूसी टैंक को भी देख सकते हैं जिस पर ओ लिखा है, जिसे यूक्रेन की सेना ने जंग के दौरान अपने कब्जे में लिया है। वहीं आप तस्वीरों में मलबे में तब्दील हो चुके घर को भी देख सकते हैं, जो रूसी हमले में पूरी तरह से तबाह हो चुका है, जिससे साफ जाहिर होता है कि युद्ध के 4 हफ्ते बाद भी आंखों से निकलते आंसू और भरा हुआ गला बयां कर रहा है इस तबाही को
जिसके लिए जिम्मेदार है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रिहायशी इमारतें खंडर बन चुकी हैं और शहर वीरान किसी कब्रिस्तान सा दिखाई दे रहा है। हर तरफ तबाही का मंजर है। लोगों के आशियाने अब बिखरी हुई ईंटों में तब्दील हो चुके हैं। सफेद इमारतों पर चढ़ी कालिक रूसी हमलों की गवाही दे रही है। गाड़ियों का पार्किंग एरिया अब किसी कबाड़ जैसा दिख रहा है। जिस तरह इन गाड़ियों की रफ्तार रुक चुकी है, वैसे ही रुक गई है यहाँ की जिंदगी। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ना तो रूस हार मान रहा है और ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार। ऐसे में यूक्रेन के आर्म फोर्सेस के जनरल ने दावा किया है कि रूस सैनिकों को रसद और सैन्य मदद बेलारूस के क्षेत्र से मुहैया कराई जा रही है। बेलारूस से दर्जनों रॉकेट और आर्टिलरी शेल को यूक्रेन लाया जा रहा है। बता दें कि रूस पिछले 1 महीने से यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है। ऐसे में रूसी सैनिकों को हथियार और खाने पीने की खासी परेशानी हो रही है, जिसे पूरा करने की कोशिश बेलारूस के जरिए की जा रही है। रात के अंधेरे में ऊंची ऊंची उड़ती आग की लपटें और उनके साथ निकलता काला धुआं। तस्वीरें यूक्रेन के रोवेंकी शहर की हैं, जहां टोकायू मिसाइल को मार गिराने का दावा किया जा रहा है, जिसका वीडियो एक स्थानीय नागरिक ने अपने मोबाइल कैमरे में शूट कर लिया। टोकायू रशियन टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो छोटी दूरी के टारगेट के लिए इस्तेमाल की जाती है। पिछले 1 महीने से रूस हमले तो तेज कर रहा है, लेकिन पुतिन जो हासिल करना चाहते थे, वो अभी भी उनके हाथों से दूर है। लगातार फायर करते ही है डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक सेना की सेल्फ प्रोपेल्ड गन, जो यूक्रेन की आबोज आर्मी बेस पर फायर कर रही है। डीपीआर वो राज्य है जिसे पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने से पहले स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद इसे डीपीआर कहा जाने लगा। इस राज्य की सेना फिलहाल रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। और ब्रेकिंग न्यूज, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। रूस में सत्ता परिवर्तन की बात नहीं की, उनका मतलब रूस में सत्ता परिवर्तन से नहीं था। दरअसल पोलैंड में बाइडेन ने बयान दिया था कि ये शख्स सत्ता में नहीं रहना चाहिए। पोलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पुतिन पर दिए गए बयान के बाद इजराइल में अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि हम रूस में सत्ता बदलने का इरादा नहीं रखते। Made the point last night that quite simply President Putin cannot be empowered to wage war or engage in aggression against Ukraine or anyone else. As you know, and as you've heard us say repeatedly, we do not have a strategy of regime change in Russia or anywhere else for that matter. यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति से दुनिया भर के नेताओं की तलखी बढ़ती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को कसाई बता दिया और कहा कि भगवान के लिए शख्स सत्ता में नहीं रहना चाहिए। इधर ब्रिटेन के मंत्री का कहना है कि रूसी लोग पुतिन से तंग आ चुके हैं। I think that's up to the Russian people. The Russian people, I think, are pretty fed up with what is happening in Ukraine, this illegal invasion. पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन में तुरंत युद्ध रोकने की अपील की है। Fratelli e sorelle, buona domenica, buongiorno. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. Di fronte al pericolo di autodistruggersi, l'umanità comprenda che è giunto il momento di abolire la guerra. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि यूक्रेन मामले पर बोलने के दौरान संयम बरतने की जरूरत है। उनसे बाइडेन के पुतिन पर दिए गए बयान पर सवाल पूछा गया था। D'abord être factuel et ensuite en effet tout faire pour ne pas que la situation dérape. Je n'utiliserai pas ce genre de propos parce que je continue de discuter avec le président Poutine. Parce que que voulons-nous faire collectivement? Nous voulons arrêter. और इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान। असैन्यकरण, डिनाज़िफिकेशन पर नहीं होगी बातचीत तभी होगी जब दोनों मुद्दों पर चर्चा नहीं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के मुताबिक वो आने वाले दिनों में यूक्रेन के हालात पर और बात करना चाहते हैं। उधर फ्रांसीसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार धुर दक्षिणपंथी मरीन ले पेन ने भी इमैनुअल मैक्रों का समर्थन किया है। मरीन ने बाइडेन के बयान पर कहा है कि सही बात है, ऐसे बयान तेल में आग लगाने का काम करते हैं। बाइडेन ने पोलैंड दौरे पर पुतिन को कसाई कहा था और कहा था
भगवान के लिए ऐसे शख्स को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। फ्रांस की विदेश मंत्री JL ड्रेन का कहना है कि अगर मारियोपोल में फंसे आम लोगों की मदद के लिए कुछ नहीं किया गया तो ये सामूहिक अपराध होगा। villes sont massacrées, anéanties, les souffrances sont terribles. Des uns et des autres, la volonté de discuter ensemble sur les garanties. Et la durée des guerres des sièges est tout à fait impressionnante, donc ce sont des combats. पोलैंड के विदेश मंत्री का कहना है कि उनका देश यूक्रेन के लोगों को शरण देता रहेगा। पोलिश अधिकारियों के मुताबिक 22 लाख से ज्यादा यूक्रेनियंस ने पोलैंड में शरण ली है। पोलैंड ने यूक्रेन के लोगों को 18 महीने का वीजा दिया है, जिससे उनको कई सोशल वेलफेयर सुविधाएं मिल सकेंगी। इधर कई चैरिटी संस्थाएं पोलैंड में शरणार्थियों को फ्री खाना और पानी मुहैया करा रही है। पोलैंड के विदेश मंत्रालय का कहना है कि 1 महीने पहले शरणार्थियों के खाने को लेकर जो आशंकाएं जताई गई थी वो गलत साबित हुई है। यूक्रेन के उप स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि यूक्रेन पर रूसी हमले शुरू होने के बाद जितनी बड़ी मात्रा में मानवीय मदद आ रही थी, अब उसमें कमी आई है। यूक्रेन का कहना है कि हमें तुरंत और मेडिकल की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शायद मदद की तलाश की वजह से देर हो रही है, लेकिन हमें तुरंत मेडिकल मदद चाहिए। यूक्रेन के हेल्थ केयर सिस्टम को तुरंत और मदद चाहिए। यूक्रेन को भेजे जाने वाले मेडिकल मदद में मेटल बेड से लेकर अस्थमा इनहेलर तक शामिल है। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, युद्ध के 33 दिन हो चुके हैं। 33वें दिन भी रूसी बमबारी लगातार जारी है। यूक्रेन पर रूस की तरफ से अंधाधुंध बमबारी की जा रही है। रूस ने लीव के तेल डिपो को उड़ा दिया है। कीव में मिसाइल डिपो पर भी अटैक किया गया है। लेकिन इस बीच यूक्रेन का दावा है कि रूसी हमलों में कमी आई है। गैर सरकारी रूसी मीडिया से जुड़े 4 पत्रकारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए गए 2 घंटे के इंटरव्यू में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वह रूस के साथ शांति समझौते के लिए न्यूट्रल स्टेटस अपनाने के लिए तैयार हैं। रूस ने मीडिया से इंटरव्यू पब्लिश नहीं करने को कहा और इंटरव्यू करने वाले पत्रकारों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। रूस मेडुजा, टीवीरेन और कॉमर्सेंट को विदेशी एजेंट बताता है और इसी से जुड़े 4 पत्रकारों से करीब 2 घंटे जेलेंस्की ने बात की। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन पर रूस की जारी हमले को रोकने के लिए कई मामलों में समझौते के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वो रूस की मुख्य मांग मानने को तैयार हैं। Безопасности и нейтралитет, безъядерный статус наших государств, мы готовы на него идти. Это самый главный пункт. Это был первый принципиальный пункт для Российской Федерации, насколько я помню. И насколько мне помнится, что они из-за этого начали войну. Мы вообще не сядем за стол, если... यूक्रेन का कहना है कि किसी तरह का डीमिलिटराइजेशन और किसी तरह का डीनाजिफिकेशन की बात करने पर हम कभी भी बातचीत के टेबल पर नहीं पहुंच सकते। रूस यूक्रेन पर किए गए हमलों को सोशल मिलिट्री ऑपरेशन कहता है और इसके मुताबिक ये ऑपरेशन यूक्रेन के डीमिलिटराइजेशन और डीनाजिफिकेशन के लिए है। Мы вообще не сядем за стол, если мы будем говорить о какой-то демилитаризации, какой-то денацификации. Для меня это непонятная абсолютно вещь. Гарантеры ничего подписывать не будут, если у нас стоят войска. यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि अगर रूस की सेना यूक्रेन में मौजूद रहती है तो कोई भी गारंटी नहीं देगा। Почему я считаю, что войну можно быстро закончить и тянет только Путин и его окружение? Вот. Потому что никакой гарантер, какой Джонсон, Байден, кто сядет, Дуда, кто сядет, этот Эрдоган, кто сядет о чем-то говорить, если стоят войска? Кто что-то подпишет? Ничего не будет. जेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना को यूक्रेन से पूरी तरह से निकालना संभव नहीं, क्योंकि इससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा है, इसलिए वो उस समझौते को तैयार है। Понимаю, что освободить полностью территорию, заставить Россию невозможно. Это приведет к Третьей мировой войне. Я прекрасно все понимаю и отдаю себе отчет. Поэтому я и говорю, это компромисс, да, компромисс. Вернитесь туда, с чего все началось, и там попытаемся решить вопрос Донбасса. जेलेंस्की ने रूस के केमिकल हथियारों के आरोप को मजाक बताया है। Это анекдот. Нечего объяснить. Ну нет у нас. Ну мы с удовольствием. Смотрите, у нас нет ядерного оружия, нет.
химических биолабораторий и химического оружия у нас нет, у нас не существует. И войну в Чечне я так глубоко не помню всех кадров, там страшно было. और इस बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज, रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच एक बार फिर बातचीत होनी है। 29 और 30 मार्च को होगी यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत, तारीख तय हो चुकी है। तुर्की में आमने सामने बात होगी। 5 दौर की बातचीत पहले ही हो चुकी है लेकिन असफल रही। इजरायली सरकार ने 2 संदिग्ध आतंकियों को मार गिराया है। बताया जा रहा है इन दोनों आतंकियों ने हदेरा शहर में 2 लोगों की हत्या कर दी। मामला तेल अवीव शहर से 50 किलोमीटर दूर हदेरा शहर का है, जहां अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल अरब शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे। इसी बीच 2 संदिग्ध लोग हरेदा की सड़क पर निकलते हैं और धनाधन फायरिंग शुरू कर देते हैं। उधर पुलिस प्रशासन का कहना है कि सौभाग्य से हमारे अधिकारी हमलावरों को बेअसर करने और एक बड़े आतंकवादी हमले को रोकने में कामयाब रहे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रविवार को इस्लामाबाद में रैली कर भारत का जिक्र करना नहीं भूले। भारत का जिक्र उन्होंने सियासत से क्रिकेट तक के जरिए किया। जब ये 2 करप्ट खानदान इस मुल्क के ऊपर हावी हुए हैं, हर चीज में हम पीछे रह गए। सारे बर्र-ए-सगीर में हिंदुस्तान आगे निकल गया। पाकिस्तान की सियासत का आज अहम दिन है। नेशनल असेंबली में इमरान खान सरकार के खिलाफ विपक्ष आज अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगा। संसद में प्रस्ताव पेश करने के 7 दिन के अंदर वोटिंग का प्रस्ताव है, लिहाजा इमरान सरकार रहेगी या जाएगी इसका फैसला 3 से 4 अप्रैल तक होने की पूरी संभावना है। 342 सदस्यीय सदन में बहुमत के लिए 172 सांसद चाहिए। पीएम इमरान खान के पास 155 है, जबकि विपक्ष 200 सांसदों के समर्थन का दावा कर रहा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद छावनी में तब्दील है। सरकार के खिलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तहत लामबंद विपक्षी नेता इस्लामाबाद पहुंच रही हैं। पीएमएल-एन की उपाध्यक्ष मरियम शरीफ हजारों कार्यकर्ताओं के साथ लाहौर में पहुंच रही हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और जमीयते उलेमा के नेता और कार्यकर्ता भी राजधानी पहुंच रहे हैं। इस्लामाबाद में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल और पुलिस तैनात की गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को इस्लामाबाद में विशाल रैली कर शक्ति प्रदर्शन किया। पीएम इमरान ने इस्तीफा देने की अटकलों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया। अगर आपको हुकूमत नहीं पसंद आ रही तो रिजाइन करो, लेकिन 25 करोड़ रुपए सामने रख के और कहना कि जी तब आपका ज़मीर जाग जाए, वो कौम नहीं मानने लगी। प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 25 साल पहले वो सियासत में मुल्क को बेहतर और मजबूत बनाने के मकसद से आए थे। इमरान ने कहा कि जब तक जान है मैं मुल्क की बेहतरी के लिए काम करता रहूंगा, भले ही विरोधी कितनी भी अड़चने पैदा करें। उन्होंने कहा कि जिस सपने के साथ पाकिस्तान बना था उस सपने को पूरा करना ही उनका मकसद है। इमरान ने दावा किया है कि 3 सालों में जितना काम हमने किया उतना काम किसी भी पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया। इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री इमरान खान ने सेना को खुली चुनौती दी है। इमरान ने कहा है कि वो दोस्ती कर सकते हैं लेकिन गुलामी नहीं। हम सबसे दोस्ती करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री इमरान ने रैली में उमड़े जनसैलाब के बीच विपक्षी नेताओं पर जमकर हमला बोला। इमरान ने अपने खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव को ईमानदार सरकार और भ्रष्ट नेताओं के बीच जंग बताया। प्रधानमंत्री इमरान खान ने विपक्षी नेता नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान को कठपुतली बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाहरी साजिशों के तहत देश में बदलाव की लहर को हमेशा से रोका गया है। इमरान ने पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का भी जिक्र किया। और इसी के साथ तेजस 24 में फिलहाल इतना ही। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।